Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another video lecture. My lecture number is 161 for inter part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एंड द टॉपिक दैट आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली इज़ अबाउट आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है, लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इसको स्टडी कर रहे हैं. अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने आपको जिस तरह से इंट्रोडक्शन दिया था आयनिक बॉन्ड क्या है, कि व्हेन देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम that has low ionization energy to the atom that has high electron affinity, तो this bond that is formed उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं. तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में तमाम रीजंस एक्सप्लेन की थी कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, किन वजूहात की वजह से किस तरह के एटम्स में जो है आयनिक बॉन्ड बनता है. एनर्जी रिलेशंस भी देखे थे कि हमेशा वो वाले एलिमेंट्स जिनके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं दे आर एट अ हायर एनर्जी लेवल स्टेट, एंड जो इलेक्ट्रॉन को वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं दे आर एट लोअर एनर्जी लेवल. एंड व्हेन देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है जिस एटम ने या जिस स्पीशी ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कैटायन, और जिस स्पीशी ने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एनायन. उसके अलावा हमने एग्जांपल देखी है पोटेशियम और क्लोराइड की, कि पोटेशियम क्लोराइड का जब बनता है बॉन्ड दैट इज़ एन आयनिक बॉन्ड जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है. पोटेशियम जो है इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1A जो कि अल्कली मेटल्स का ग्रुप है. उनके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि इजीली वो लूज़ कर लेते हैं. एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से उनकी आउटर मोस्ट शेल रिजॉल्व हो जाती है और जो इनर शेल है वो कंप्लीट है फिल्ड विद टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसीलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल के लूज़ करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं. सिमिलरली क्लोरीन जो है दैट इज़ फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद पोटेशियम. वो क्यों बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि वो उस लूज़ हुए हुए इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्ट करने से वो भी आर्गन के जैसी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फुलफ़िल कर देता है, उसको कंप्लीट कर देता है. सो बाय लूजिंग एंड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दोनों उसके अंदर पार्टिसिपेंट स्पीशीज़ हैं दोनों स्टेबलाइज हो जाती हैं, उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है. तो इस वजह से ये जो बॉन्ड बनता है इनके दरमियान में दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इसके अलावा ये जो क्योंकि आयंस बने हैं जिसमें कैट आयंस हैं एंड एन आयंस हैं, दोनों जो हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं, तो दोनों का ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से भी उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से उनके दरमियान का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है. अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखी थी जिसमें हमने पोटेशियम क्लोराइड की बात की थी, ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करते हैं. यहाँ पे जस्ट वन सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हमने स्टडी किया है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि एक एलिमेंट लूज़ करता है जैसे कि पोटेशियम, और एक ही इलेक्ट्रॉन जो है एक एलिमेंट जैसे कि क्लोरीन है वो अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा. नाउ देयर आर सम केसेस जिनके अंदर ना सिर्फ एक बल्कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी लूज़ हो सकते हैं. ऐसे एलिमेंट्स जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें दे आर कॉल्ड एज डाई पॉजिटिव आयंस. ऐसे एलिमेंट्स जो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करें दे आर कॉल्ड एज ट्राई नेगेटिव आयंस. ऐसे एलिमेंट्स जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं दे आर कॉल्ड एज डाई नेगेटिव आयंस. एंड हम लोग अब ये देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट नंबर 1A ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन को लूज़ या एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज दे हैव दैट मच वैलेंसी ओनली. अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 की, ग्रुप नंबर 6 की, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 2A. और ग्रुप नंबर 6A वो एलिमेंट्स हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं और जिसकी वजह से डाई पॉजिटिव और डाई नेगेटिव आयंस जो हैं वो क्रिएट होते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन आई टेक द एग्जांपल ऑफ द कैल्शियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इट इज़ इन द फर्स्ट शेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन द सेकंड शेल देयर आर 8, इन द थर्ड शेल देयर आर 8 एंड इन द फोर्थ शेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो कैल्शियम के पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं कि आउटर मोस्ट शेल उसकी ये वाली है जिसके अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो या तो वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे और डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर
ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट कर ले, तो एनर्जेटिकली फिजिबल क्या है कि इट लूजेस द आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, जिसकी वजह से वो वो एक डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में उसकी जो स्टेबिलिटी है वो आर्गन के जैसी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना देगा। सो नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, अब क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव का साइन आता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया ऑब्वियसली ये आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अब इसने अपनी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दी है, दैट इज़ नियरर टू आर्गन। इसने आर्गन के जैसी अपनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर ली है। साथ में हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसने लूज़ किए थे अपने आप में से, और इस वजह से ये जो है डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली अगर हम मज़ीद एग्जांपल्स की बात करते हैं, देन देयर इज़ एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2, 8 एंड 3, जिसका मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एल्यूमिनियम के लिए ज़्यादा फिजिबल क्या होगा कि वो इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से लूज़ कर दे और ट्राई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो ट्राई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली जो इनर शेल उसकी है दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑक्टेट रूल को अटेन कर लेती है। और चूँकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है, हम 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सेपरेटली मैंशन कर देते हैं। यहाँ पर हो गई बात, ये है डाई पॉजिटिव आयन। कैल्शियम जो है वो डाई पॉजिटिव आयन बनाएगा। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, इट फॉर्म्स ट्राई पॉजिटिव आयन्स के, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से लूज़ करता है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू द 6th ग्रुप। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखते हैं, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ 2, 6, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो वो इन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे, या फिर अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर गेन कर ले। सो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इटसेल्फ, और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू एन आयन, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8 में चेंज हो जाती है। सो दिस इज़ अ डाई नेगेटिव आयन, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट किया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, जो कि एन आयन में, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल देखते हैं सल्फ़र की, सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2, 8 एंड 6। तो इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट बिलोंग टू द 6th ग्रुप, और इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है टू फुलफिल द ऑक्टेट रूल। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव लिखा जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी चेंज हो जाती है 2, 8 एंड 8 में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ हो रहे हैं या फिर एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज़ या फिर एक्सेप्ट किया है, दे आर अटेनिंग द ऑक्टेट रूल, जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। दिस सल्फर इज़ ऑल्सो डाई नेगेटिव आयन, इट इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द डाई नेगेटिव आयन, या फिर आप एन आयन कह सकते हैं इसको। सो दीज आर द रीजंस that why the elements they attain the electrons, they lose the electrons, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि जो भी रिज़ल्ट है, चाहे अटेन हुआ है चाहे लूज़ हुआ है, आखिर में जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, वो हमेशा ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर रही है। तो इस वजह से ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं, और ये जो बॉन्ड बनता है बाय द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो अब हम लोग मज़ीद आगे देखते हैं कि किस तरह से कंपाउंड्स बनते हैं। यहाँ पे हमने एक सेपरेट एलिमेंट्स को देखा कि कैल्शियम अलोन है, उसके केस को डिस्कस किया, एल्यूमिनियम के केस को डिस्कस किया। अब हम ये देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो किस तरह से बनेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं। So when we talk about the compound calcium oxide, calcium belongs to the second A group and oxygen belongs to the 6th group. तो इसका फॉर्मूला क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम इसके अंदर रेशो देखते हैं अबाउट द लॉस, इनके दरमियान में जो बॉन्ड है दैट इज़ आयनिक इन नेचर,
तो अगर हम लोग देखते हैं कैल्शियम जो है क्योंकि सेकंड ग्रुप से है सो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ये लूज करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा यानी ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लेगा। ऑन दी अदर हैंड ऑक्सीजन जो है वो 6th ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी थी जो कि ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करके अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर सकता है। सो यहाँ पे इनकी रेशियो देखते हैं, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 प्लस एंड 2 माइनस, सो दे विल बी कैंसल्ड आउट, इसीलिए इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज CaO। वाइल इन द केस ऑफ अनदर कंपाउंड, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू द 3rd ग्रुप यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट जो कि ये लूज करके अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करेगा, जबकि ऑक्सीजन इट बिलोंग्स टू दी 6th ग्रुप यानी कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर गेन करके अपने आप को स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं इनके दरमियान में भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इनके दरमियान में भी जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ आयनिक इन नेचर। तो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लूज एंड गेन होने की रेशो देखें, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो इस वजह से ये आपस में लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आपस में जो है बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो लूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, दोनों ने जो रेशो थी इनकी बराबर थी इसीलिए दे कैंसल आउट ईच अदर, तो हम लोग इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये मेंशन नहीं करते हैं। जबकि इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो इनकी रेशो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दैट इज़ वाई वी कैन नॉट कैंसिल इट आउट। तो वो उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम मेंशन करते हैं हम उसमें मेंशन करेंगे। मेंशन किस तरह से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। साइंस को आप रिमूव कर दें और साइंस के बाद जो आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। 2 विल गो विद एल्यूमिनियम एंड 3 विल गो विद ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को मेंशन करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और कंपाउंड है CaS, कैल्शियम सल्फाइड, इसके अंदर भी रेशो सेम है। सल्फर जो है इट बिलोंग्स टू द 6th ग्रुप, कैल्शियम बिलोंग्स टू द 2nd ग्रुप। तो उनके अंदर जिस तरह कैल्शियम और ऑक्सीजन की आपस में जो रेशो है वो कैंसिल आउट हो चुकी थी, सिमिलरली कैल्शियम सल्फाइड में भी कैंसिल आउट हो सकती है। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड, उसका भी सेम यही केस है कि जिस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का था कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर गेन करेगा और इनकी जो रेशो है वो इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग जब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं हम साथ में ये नंबर्स को मेंशन करते हैं। सो इनके भी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम सल्फाइड, दीज आर ऑल आयनिक कंपाउंड टू सम एक्सटेंट, क्योंकि इनके अंदर भी देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी। सो वो कंपाउंड्स, अब ये देखें यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको इन कंपाउंड्स की, तो ऐसे ये कंपाउंड्स और इनके अलावा बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स जो कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, जो कि किसी कैटायन और एनायन, नाउ दिस इज़ अ कैटायन, दिस इज़ एनायन, दिस इज़ अ कैटायन, दिस इज़ एनायन। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कैटायन और एनायन के दरमियान में बनते हैं उनकी वजह से, उनके आपस में मिलने की वजह से बनते हैं, इन कंपाउंड्स को हम लोग आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो उन कंपाउंड का नाम भी हम आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो इन कंपाउंड्स के अंदर जो हमारे पास कैटायंस और एनायंस हैं, जैसे कि मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से दे विल हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कैटायन और एनायन के दरमियान में स्ट्रॉन्गर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएंगी। अब हम लोग जो है, जब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा था, सो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से हम लोग बॉन्ड के नेचर को स्टडी कर सकते हैं। अगर एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वो एक आयनिक बॉन्ड की तरफ इशारा करता है, और अगर वो एक कंपाउंड के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने के बराबर है या फिर 1.7 से नीचे है तो इसका मतलब है वो कंपाउंड्स कोवेलेंट हो सकते हैं।
सो इन ऑर्डर टू डिसाइड कि कितना परसेंट आयनिक नेचर होगा किसी कंपाउंड का, यानी कि आपके पास ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम सल्फाइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, अगर हम इनके अंदर देखते हैं कि इनका जो बॉन्ड है वो कितने परसेंट आयनिक है, उसके लिए हम लोग उनके जो कंपाउंड्स की जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि उसके अंदर जो मौजूद कैटायंस और एनायंस हैं, हम उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को स्टडी करेंगे। अगर वो डिफरेंस 1.7, ये 1.7 एक मार्क्ड वैल्यू है, अगर जो एलिमेंट्स हैं जो कि एक कंपाउंड को बना रहे हैं, अगर उनके दरमियान का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा होता है, तो वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। इस हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं अपने कंपाउंड सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड इज़ एन आयनिक कंपाउंड, तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखते हुए जब हम इनको आयनिक करेक्टर देते हैं तो हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड इज़ 72% आयनिक, इट हैज़ 72% आयनिक करेक्टर। इसी तरह अगर हम लोग सीजियम फ्लोराइड की बात करते हैं, सीजियम फ्लोराइड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखते हुए हम कहते हैं कि इट हैज़ 92% आयनिक करेक्टर। एंड अभी तक जितनी भी कैलकुलेशन हुई हैं, जितने भी बॉन्ड स्टडी हुए हैं, तो उस हिसाब से कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो कि 100% आयनिक हो, यानी उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ह्यूज नहीं है कि वो 100% आयनिक कैरेक्टर को शो कर सकें। सो दिस वॉज ऑल माई लेक्चर टुडे अबाउट द आयनिक बॉन्ड। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट्स सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।